हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो केजीएमयू नर्सिंग स्टाफ के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो टेस्ट चल रहा था उसका पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो आपके अपकमिंग एग्जाम है केजीएमयू का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो यूपी पीसीएस में स्टाफ नर्स की वैकेंसी का जो एग्जाम होगा और यूपी एनएचएम में जो सीएचओ का एग्जाम होता है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है अपना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जन्म श्वासारोध का पैथोफिजियोलॉजी निम्नलिखित स्थितियों से संबंधित है सिवाय। तो ये जो श्वासारोध का पैथोफिजियोलॉजी जो है संबंधित है किससे संबंधित नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ जो ये किसके संबंधित है सिवाय, तो ये इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो है धमनी ऑक्सीजन तनाव से संबंधित है, नहीं संबंधित है। इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है आर्टियल ऑक्सीजन टेंशन, इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, जन्म श्वासारोध के बारे में लिखा हुआ है। श्वासारोध का अर्थ होता है मस्तिष्क में ऑक्सीजन और रक्त के प्रवाह की कमी। तो ये तब होता है जब जो मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह जो कम हो जाता है, तब ये होता है। तो इसके कारण क्या होते हैं, कारण के बारे में देखते हैं। अपर्याप्त मात्र ऑक्सीजन और या उच्च या निम्न रक्तचाप, इसके कारण ये होता है। गर्भनाल की समस्याएं होती है, इसके कारण होता है प्लेसेंटा की समस्या और गर्भाशय भित्ति का फटना, समय से पहले जन्म होना और एक बड़ा बच्चा, और साथ ही साथ लंबा या कठिन जन्म, इन सभी के कारण ये होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि जो पैथोफिजियोलॉजी जो है ऑफ बर्थ रिलेटेड टू विथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो ये इसका कंडीशन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये जो है संबंधित है आर्टियल ऑक्सीजन टेंशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस चोट के लिए थॉमस सिल्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसके लिए जो है थॉमस सिल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो कोहनी की चोट के लिए जो है थॉमस सिल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी ये जो घुटने की चोट और एड़ी की चोट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो थॉमस सिल्ट है, थॉमस सिल्ट यह H.O. थॉमस द्वारा तैयार किया गया था। अब प्रारंभ में इसका उपयोग चलनक्षम रोग प्रबंधन के लिए किया जाता था। थॉमस सिल्ट यूनिवर्सल सिल्ट है। ये जो थॉमस सिल्ट है, ये जो है यूनिवर्सल सिल्ट है। इसका उपयोग आमतौर पर कूल्हे और जांघ की चोटों के स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। इसका पहली बार उपयोग जो हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। तो ये सब कुछ यहाँ जो थॉमस स्प्लिंट के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज थॉमस स्प्लिंट इज नॉट यूज। तो ये जो नहीं यूज की जाती है, एल्बो इंजरी में नहीं यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अनुशंसित आहार अनुमतियों के अनुसार 0 से 6 माह के बीच स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये कितनी जो कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। ये आवश्यकता होती है 520 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसको देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो RDA लिखा हुआ है, इसको जो कहा जाता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, इसको कहा जाता है। तो जो RDA भारतीयों के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, वसा और खनिज के लिए अनुशंसित आहार भत्ता है। इसे जो है 1997 में पेश किया गया था। डाइटरी रेफरेंस इंटेक को DRI के नाम से भी जाना जाता है। जो DRI होता है, इसको जो कहा जाता है डाइटरी रेफरेंस इंटेक कहा जाता है, DRI के। तो यहाँ और आगे देखते हैं। जो जो RDA की मौजूदा प्रणाली को व्यापक बनाने के लिए पेश किया गया था। जो DRI जो पेश किया गया था, ये RDA की जो मौजूदा प्रणाली को इसको व्यापक बनाने के लिए किया गया था। DRI जो है 1998 से 2001 की अवधि के लिए प्रकाशित किया गया था और इसे 2011 में कैल्शियम और विटामिन डी के लिए भी संशोधित किया गया था। तो पहले जो इसमें था कैल्शियम और विटामिन डी इसमें नहीं था, शामिल किया गया था। उसके बाद 2011 में जो है कैल्शियम और विटामिन डी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो RDA है, RDA को जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसको कहा जाता है। और इसमें जो है एनर्जी, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, ये सारे जो हैं इंक्लूड होते हैं। तो इसका इंग्लिश में वर्जन देखते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं ये। तो इंग्लिश में क्वेश्चन देखने से पहले जो जो RDA में जो क्या क्या है, कितना कितना चाहिए, इसके बारे में जो भारतीयों के लिए जो दिया हुआ है, जो टेबल देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो शरीर का वजन दिया हुआ है और 6 से 12 माह जो महीने की जो माताएं हैं, उनके लिए कितना कितना जो आहार चाहिए, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो जिनका वजन जो है 55 किलोग्राम है,
तो जो 55 किलोग्राम वाली माताएं हैं जो 0 से 6 महीने के बच्चे को स्तनपान कराती हैं और जो 6 से 12 महीने के बच्चों को स्तनपान कराती हैं, तो यहाँ पे 55 को जो रेफरेंस मान के ये सारी वैल्यू बताई गई है। तो जो नेट कैलोरी जो ऊर्जा चाहिए, तो जो 0 से 6 वाली को चाहिए 600 ग्राम चाहिए, और जो 6 से 12 इनको 520 कैलोरी चाहिए। प्रोटीन जो है 74 चाहिए और यहाँ 68 चाहिए, और वसा जो है फैट जो चाहिए यहाँ 30 चाहिए और यहाँ पे 30 चाहिए, दोनों में 30-30 चाहिए, और जो कैल्शियम है दोनों में 1200-1200 चाहिए। साथ ही साथ जो आयरन है ये भी 21-21 चाहिए, और जो जिंक है 12-12 चाहिए, और मैग्नीशियम जो है ये भी 310 mg पर डे चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें दोनों में दिया हुआ है कि 0 से 6 माह वाले के लिए और 6 से 12 माह वाली माताओं के लिए। तो इसका इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। तो इंग्लिश में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेटरी डाइटरी अलाउंसेस हाउ मेनी एडिशनल कैलोरीज पर डे आर नीडेड फॉर लैक्टेटिंग वुमेन बिटवीन 0 से 6 मंथ। तो ये इसके लिए चाहिए ये जो 520 कैलोरी जो इनको एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइटोसिक्स अपशिष्ट क्या है। तो साइटोसिक्स अपशिष्ट क्या है इसके बारे में, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो होते हैं जीनोटॉक्सिन गुण युक्त अपशिष्ट होते हैं। जो साइटोटॉक्सिक अपशिष्ट जो होते हैं ये जीनोटॉक्सिक गुण युक्त अपशिष्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो साइटोटॉक्सिक अवशिष्ट जो होते हैं साइटोसिक्स औषधियों से संबंधित अवशिष्ट हैं, जिनमें इनमें ऐसे रसायन होते हैं जो कोशिकाओं के लिए विषाक्त होते हैं। तो ये जो है कोशिकाओं के लिए विषाक्तता का कार्य करते हैं। इनमें पदार्थ, उपकरण और अवशेष होते हैं जो साइटोटॉक्सिक औषधियों को से दूषित होते हैं। जीनोटॉक्सिक अपशिष्ट का अर्थ है अत्यधिक खतरनाक अपशिष्ट, जिसमें जो है म्यूटाजेनिक, रेटाजेनिक या कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं, और इनमें साइटोटॉक्सिक औषधियाँ, रसायन और रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी पदार्थ उपचारित रोगियों के लिए उल्टी, मूत्र या मल के साथ साथ कुछ साइटोटॉक्सिक औषधियाँ भी शामिल हैं। आगे देखते हैं जो साइटोटॉक्सिक अपशिष्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये जो होते हैं सिरिंज होती हैं, दवाओं की शीशियाँ ये होती हैं, इनके द्वारा ये होता है, और दस्ताने, सुइयाँ, श्वास यंत्र, मास्क जो होते हैं, और व्यक्तिगत वस्त्र और या उपकरण या वायु निस्पंदन, इन सभी के कारण जो होते हैं ये साइटोटॉक्सिक अपशिष्ट के ही प्रकार हैं ये सारे। तो इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। तो इंग्लिश में दिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ व्हाट इज द साइटोटॉक्सिक वेस्ट क्या क्या है। तो ये वेस्ट विद जीनोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज, ये इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गर्भाधान के 1.5 सप्ताह बाद भ्रूणकाल या फेटल पीरियड शुरू हो जाता है। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ है। तो ये होता है 8 सप्ताह के बाद जो है फेटल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। गर्भाधान के बाद निषेचित अंडा कोशिका विभाजन और भ्रूण के विकास के चरणों की प्रगति से गुजरता है। भ्रूण के विकास की अवधि गर्भाधान से शुरू होती है और जो गर्भाधान के बाद 8वें सप्ताह तक चलती है। इस दौरान निषेचित अंडाणु गर्भाशय भित्तियों की भीतरी परत में अंतःरोपित हो जाता है। भ्रूण के विकास के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तंत्रिका नालिका का विकास होता है, मेरुरज्जु की तरह मस्तिष्क का विकास होता है, हृदय का गठन और हृदय स्पंदन की उपस्थिति होती है, फेफड़ों, यकृत और आमाशय सहित प्रमुख अंगों का विकास होता है। साथ ही साथ अंगों के मुकुल, उंगलियों और पैरों की उंगलियों का विकास होता है, चेहरे, कान और आंखों का विकास होता है। तो ये सारा कुछ जो है ये 8 वीक तक ये सब हो जाता है भ्रूण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे और दिया हुआ है, जो गर्भावस्था के 12वें सप्ताह में भ्रूण की पाचन क्रियाएं जो करना शुरू कर देता है। जो बच्चा है जो 8 मंथ तक उसके बाकी बॉडी का विकास हो जाता है, लेकिन 12वें सप्ताह में जो है जो भ्रूण के जो पाचन क्रिया कार्य करना शुरू कर देती है। तो ये जो 12वें सप्ताह में शुरू करती है। अब देखते हैं इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं क्वेश्चन का। तो इंग्लिश में जो फेटल पीरियड बिंग्स फ्रॉम द डैश वीक आफ्टर, तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो 8 वीक में सब स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कर्भिका अस्थि हड्डी के लिए निम्न में से कौन सी स्प्लिंट पट्टी निर्दिष्ट है। तो ये कौन सी जो स्प्लिंट पट्टी निर्दिष्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये जो है गुटर पट्टी इसके लिए जो है निर्दिष्ट की गई है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो स्प्लिंट एक उपकरण है जो घायल क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। स्प्लिंट लगाना हड्डी की चोट का प्रारंभिक उपचार होता है। इसके उपयोग क्या क्या होते हैं? अस्थिभंग वाले अंग के दर्द में से राहत प्रदान करने के लिए स्प्लिंट का प्रयोग किया जाता है। अस्थिभंग वाले स्थान की हड्डी के सिरों पर सहारा प्रदान करने के लिए स्प्लिंट का प्रयोग किया जाता है। अस्थिभंग के दौरान हड्डी उत्पादन के कारण त्वचा और ऊतक क्षति को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सुरक्षित और निर्बाध आकस्मिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है स्प्लिंट का। आगे देखते हैं।
तो इसके जो स्प्लिंट के प्रकार कौन सा, ये जो स्प्लिंट जो होता है लचीला होता है और दृढ़, ये दो प्रकार के स्प्लिंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिंट इज इंडिकेटेड फॉर द मेटाकार्पल बोन। तो ये जो है ये गुटर स्प्लिंट जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ये जल शीर्ष या हाइड्रोसेफलस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। जल शीर्ष या हाइड्रोसेफेलस मस्तिष्क के भीतर गहरी गुहाओं में द्रव का निर्माण है। तो जो हाइड्रोसेफेलस जो होता है, ये जो मस्तिष्क के भीतर जो गुहाएं होती हैं इनमें जो द्रव का निर्माण होता है इसको कहा जाता है। अतिरिक्त द्रव नीले के आकार को बढ़ाता है और मस्तिष्क पर दबाव डालता है। प्रामस्तिष्क मेरु द्रव सामान्य रूप से नीले के माध्यम से प्रभावित होता है और मस्तिष्क और मेरुदंड को साफ करता है। तो ये इसके बारे में दिया हुआ है। तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं, इसका क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोसेफेलस जो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मधुमेह डायबिटीज़ मेलाइटिस के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है इसमें किससे बचना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, पोषक स्वीटनर जो होते हैं जिनको न्यूट्रेटिव जो स्वीटनर कहा जाता है या आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं इनसे बचना चाहिए। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इसके बारे में देखते हैं। और तो यहाँ पे जो डायबिटीज मेलाइटिस जो है ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए एक आवश्यक ऊर्जा स्रोत है जो पेशियों को जो पेशी और ऊतकों को बनाते हैं। तो ग्लूकोज जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। और ये आगे देखते हैं, यह मस्तिष्क के ईंधन का मुख्य स्रोत है। जो ग्लूकोज जो है ये मस्तिष्क जो ब्रेन में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। डायबिटीज मेलाइटिस शरीर में कोशिकाओं द्वारा पर्याप्त इंसुलिन या अप्रभावी इंसुलिन उपयोग का उत्पादन करने के लिए अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं की अक्षमता के कारण होता है। तो जो इंसुलिन बनता है ये हमारी अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से बनता है। जो ये बीटा कोशिकाएं जो हैं अच्छे से कार्य नहीं करती तो उस टाइम बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है। अब देखते हैं जो डायबिटीज मेलाइटिस के जो लक्षण होते हैं, लक्षण देखते हैं क्या क्या हैं। तो इसमें जो अत्यधिक प्यास लगती है, अत्यधिक भूख लगती है, अत्यधिक मूत्र त्याग होता है और अस्पष्टीकृत वजन जो घटना स्टार्ट हो जाता है, थकान आता है, साथ ही साथ चिड़चिड़ापन भी आता है, सुस्ती छाती है और धुंधली दृष्टि जो हो जाती है। ये सारे जो हैं डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षण हैं। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। और ये जो डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है ये दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस ये दो प्रकार की होती है। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये जो है न्यूट्रेटिव स्वीटनर जो है इनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में बच्चों के अनुकूल अस्पताल पहल मुख्य रूप से डैश के संबंध में प्रथाओं और नीतियों को अपनाने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया था। तो ये किसके लिए शुरू किया गया था। तो ये जो शुरू किया गया था ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान के लिए शुरू किया गया था। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है बच्चों के अनुकूल अस्पताल पहल ये जो है WHO के द्वारा शुरू की गई थी और ये जो शुरू की थी 1991 में शुरू की गई थी। WHO और यूनिसेफ के द्वारा दोनों के द्वारा मिल करके शुरू किया गया था। तो इसके लक्ष्य क्या हैं। लक्ष्य बच्चों के लिए अनुकूल अस्पताल पहल के संबंध में अभ्यास और नीतियाँ अपनाना, 10 चरणों के माध्यम से अस्पतालों और प्रसूति सुविधाओं को बदलना, स्तनपान विकल्प के लिए उपयोग को कम करना, ये जो है इसके लक्ष्य थे। उद्देश्य देखते हैं इसके। तो इसके जो उद्देश्य थे, स्तनपान को बचाना और बढ़ावा देना, साथ ही साथ यदि आवश्यक हो तो स्तनपान विकल्पों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना, ये जो है इसके उद्देश्य थे। बाकी जो यहाँ पे जो प्रतिरक्षा है इसके बारे में देखते हैं। तो जो प्रतिरक्षा है इसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम जो है ये 1978 में शुरू किया गया था। 1985 में कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में जो इसको है संशोधित कर दिया गया था। तो कर दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको जो 1985 में शामिल कर दिया गया था। तो ये भी कभी कभी डेट पूछी जाती है, जो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, ये 1978 में हुई थी और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो शुरू किया गया था 1985 में शुरू किया गया था। तो देखते हैं कि समय सारणी कब कितनी एज पे कौन सा टीका लगना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। जो टेबल बनी हुई इससे देखते हैं। तो यहाँ पे जो टीका दिया हुआ, आयु दिया हुआ, खुराक दी, तो BCG और पोलियो का है, ये जन्म के समय दिया जाना चाहिए। पोलियो की 2 बूंदें और ये जो है 0.05 जो है ये BCG का टीका। साथ ही साथ जो DPT और OPV जो है ये 6 सप्ताह पे, बाकी जो DPT और OPV जो है ये 10 सप्ताह पे, फिर DPT और OPV जो 14 सप्ताह पे। ये सारा यहाँ मतलब ये कौन सी एज में देना है और या कितनी खुराक देनी, यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो ड्रॉ करके पढ़ सकते हैं।
तो जैसा कि खसरा जो है 9 महीने में, और डीपीटी और ओपीवी जो फिर 18 महीने पे, और टीटी जो है 5 वर्ष पे, और टीटी जो है जो 10 वर्ष पे, ये अलग अलग सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचार का उपाय नहीं है। तो रक्तस्राव के जो प्राथमिक उपचार का उपाय नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, घाव में फंसे हुए बाहरी पदार्थ को हटाना जो है ये प्राथमिक उपचार में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। रक्तस्राव एक सामान्य प्रकृति का होता है, इसमें छोटे जो है कट खरोच आदि शामिल होते हैं। तो रक्तस्राव जो होता है ये सामान्य प्रकृति का होता है, और इसमें जो छोटे जो कट या खरोच या मतलब कोई भी छीलन हो जाती है तो इसमें ये होता है। बड़ी सिरा या धमनी में चोट लगने और छुरा वेदन के कारण रक्तस्राव गंभीर और जीवन घातक हो सकता है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? घाव में बाहरी वस्तुओं के साथ या बिना ये हो सकता है। घायल क्षेत्र में दर्द हो सकता है, नीला पड़ना होता है, विवर्णन होता है। घायल क्षेत्र में सामान्य क्रिया में हानि होती है। साथ ही साथ पीलापन, ठंडी और रूखी त्वचा हो जाती है। रक्तस्राव बाहरी या आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट एड फॉर मेजर फॉर द हेमोहेमरेज। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रिमूविंग फॉर द फोर्सिंग बॉडी एम्बेडेड इन वुडन। तो ये जो इसका जो है वाउंड, ये जो इसका जो है फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वृहत पोषक तत्व कहा जाता है। तो वृहत पोषक तत्व कौन सा है जिसको जो कहा जाता है जो माइक्रो न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन जो है, प्रोटीन को जो है वृहत पोषक या जो माइक्रो न्यूट्रिशन इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। पोषक तत्व भोजन में एक रासायनिक यौगिक हैं जिनका उपयोग एक व्यक्ति के वृद्धि और विकास के लिए किया जाता है। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो वृहत होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, एक होते हैं माइक्रो और दूसरे तो है मैक्रो। जिनकी जो माइक्रो होते हैं इनकी शरीर को कम आवश्यकता होती है, और जो मैक्रो होते हैं इनकी शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ, जो वृहत पोषक तत्व होते हैं ये मैक्रो होते हैं, और जो सूक्ष्म होते हैं ये माइक्रो होते हैं। तो वृहत वाले जो शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, डेली आवश्यकता होती है, जो सूक्ष्म वाले होते हैं इनके शरीर को कम आवश्यकता होती है। तो इन्हीं के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जिनकी दैनिक आवश्यकता होती है, दैनिक आवश्यकता किस चीज़ की कितनी होती है। तो यहाँ पोषक तत्व दिए हैं और दैनिक आवश्यकता लिखी हुई है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो है कुल ऊर्जा का जो है 55 से 75% जो कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलता है, दैनिक आवश्यकता इसकी पूरी होती है। प्रोटीन जो होती है कुल ऊर्जा का जो है जो 15 से 20% या प्रतिदिन करीब 1 ग्राम पर वजन की, जो मतलब अगर किसी व्यक्ति का मतलब 1 ग्राम उसके वजन के अकॉर्डिंग 1 ग्राम एक वजन के लिए चाहिए। तो जैसे जितना है उसके वजन का 10 ग्राम जो उसको चाहिए होता है प्रोटीन। साथ ही जो वसा, एकल संतृप्त वसा और बहुसंतृप्त वसा जो है ये सारी जो चाहिए होती हैं, जो वसा जो चाहिए होती है 20 से 35% चाहिए होती है। साथ ही जो एकल संतृप्त वसा ये 20% चाहिए, और बाह्य संतृप्त वसा जो है 10% चाहिए, और जो संतृप्त वसा है ये 7% चाहिए होता है। बाकी यहाँ पे जैसे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई और विटामिन सी ये सब कुछ दिया हुआ कि कितना आवश्यकता होती है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग टेबल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ माइक्रो न्यूट्रिशन। तो ये जो है प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो स्वच्छ भारत मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पूछा गया। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था खुले में शौच मुक्त देश को बनाना, ये ओपन डिफिकेशन फ्री जो है इंडिया को बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसके बारे में देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गलियों, सड़कों पर और कार्यालयों को गंदगी और कचरे से साफ करना था। इस अभियान के लिए मुख्य उद्देश्यों में से एक भारत को जो है खुले में शौच मुक्त ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना था। स्वच्छ भारत अभियान की जो आवश्यकताएँ इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्वच्छ भारत अभियान भारत द्वारा एक बहुत ही आवश्यक पहल है, क्योंकि देश में स्वच्छता की खराब स्थितियां सीधे उच्च शिशु मृत्यु दर और बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ी हुई है। इसीलिए जो है स्वच्छ भारत मिशन को चलाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देश में खराब स्वच्छता और साफ सफाई की वजह से सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु होती है। इसके अलावा खराब स्वच्छता के और अतिसार, हैजा, टाइफाइड आदि जैसे रोगों के बीच एक सीधा संबंध जो है स्वच्छता देखा गया है। तो इसके लिए भी इस अभियान को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन व्हेन वाज इट लॉन्च। 2 अक्टूबर जो लॉन्च किया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओपन डिफिकेशन फ्री कंट्री बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
डैश गर्भपात का एक संभावित लक्षण है। तो गर्भपात का क्या संभावित लक्षण है इसके बारे में पूछा गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऐंठन के साथ या बिना योनि में रक्तस्राव जो है ये गर्भपात का एक संभावित लक्षण हो सकता है। तो इसके बारे में देखते हैं। गर्भपात एक शब्द है जिसका उपयोग सहज गर्भास्राव या गर्भ के 20 सप्ताह से पहले भ्रूण की मृत्यु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो गर्भपात जो होता है, ये 20 सप्ताह से पहले अगर भ्रूण की मृत्यु हो जाती है तो इसको गर्भपात ही कहा जाता है। इसके कई कारक हो सकते हैं, जैसे गुणसूत्री असमताएं, हार्मोन्स, असंतुलित गर्भाशय संबंधी समस्याएं या मातृ स्वास्थ्य समस्याएं गर्भपात के लिए उत्तरदायी होती हैं। सभी ज्ञात गर्भाधान के 20% भाग इस सामान्य घटना से प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं। सहज गर्भपात का जोखिम अन्य कारकों जैसे कि दीर्घकालिक बीमारियां, मातृ आयु और जीवन शैली विकल्पों जैसे धूम्रपान, शराब के सेवन और दवाओं के दुरुपयोग से भी बढ़ सकता है। आगे जो दिया हुआ है, सहज गर्भपात निम्नलिखित लक्षणों के साथ हो सकता है। तो इसके लक्षण देखते हैं किन किन वजह से हो सकता है। तो इसका जो दिया हुआ है, दर्द के साथ या बिना यौन में रक्तस्राव या स्पॉन्टिंग, ऐंठन या पेट दर्द, ऊतक या स्कंदों का परण, कमर दर्द, गर्भावस्था के लक्षणों की अनुपस्थिति जैसे स्तन मृदुता या मितली। अगर ये सारे लक्षण देखे जाते हैं तो इन लक्षणों को देखते हुए तत्कालिक चिकित्सा की मांग करना आवश्यक होता है। सहज गर्भपात का निदान करने के लिए मूल्यांकन, प्रयोगशाला परीक्षण या अल्ट्रासाउंड सभी का उपयोग किया जा सकता है। गर्भावस्था के चरण के आधार पर दवा अवलोकन या शल्य चिकित्सा जैसे फैलाव और अंकुरण संबंधित उपचार के तरीके हैं। तो ये सारे जो कारण हैं जो गर्भपात के लिए संभावित लक्षण या कारण हो सकते हैं। तो इसका इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। तो जो इंग्लिश डैश इज अ पॉसिबल सिम्टम फॉर द मिसकैरेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वजाइनल ब्लीडिंग विद और विदाउट क्रैम्प्स। तो ये इसका जो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस क्षेत्र में लसिका ग्रंथियां नहीं होती हैं। तो ये लसिका ग्रंथियां जो नहीं होती ये मेरुदंड में जो है लसिका ग्रंथियां नहीं होती हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। लसिका ग्रंथियां लसिका और अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र में पाए जाने वाले छोटे सेम के आकार के अंग होते हैं। ये संयोजी ऊतक परतों में संपयुक्त या लिम्फोसाइड ऊतक के समूह और या लसिका वाहिकाओं से जुड़े होते हैं। लसिका तंत्र लसिका वाहिकाओं और लसिका अंगों से बना होता है और अंत चरण में लसिका तंत्र कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले अंतरालीय द्रव को निस्पंदन करने और निकालने का कार्य करता है। लसिका ग्रंथियां लसिका तंत्र में द्वितीयक लिम्फोसाइट्स अंग के रूप में काम करती हैं। ये बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं जैसे लिम्फोसाइट्स के लिए प्रमुख स्थल होते हैं। तो इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। विच एरिया डज नॉट हैव द लिम्फ नोड्स। तो ये क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।